कभी ये सवाल मन में आया है कि एक जैसी पढ़ाई लिखाई, एक जैसी नौकरी, फिर भी क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मतलब पैसों की तंगी में रहते हैं। हाँ, और कुछ दूसरे देखते देखते आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। आखिर ये अंतर आता कहाँ से है? ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ किस्मत है? देखिए, ये सवाल बहुत आम है और करोड़ों लोग सोचते हैं इस बारे में। और इसका जवाब है ना, वो किस्मत से ज्यादा हमारी पैसे को लेकर जो सोच है, जो समझ है, उसमें छुपा होता है। अच्छा। हम पैसे को देखते कैसे हैं, उसे संभालते कैसे हैं, और सबसे जरूरी उससे काम कैसे लेते हैं, मतलब ये सब चीजें। हाँ, और इसी सोच को एक नई दिशा देने वाली, बल्कि कहें तो पूरी तरह बदलने वाली एक किताब है, बहुत मशहूर हुई, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ बिल्कुल, 1997 में आई थी, लेकिन आज भी मतलब उतनी ही काम किए। सही बात है। तो आज हम इसी किताब के जो गहरे विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो जरूरी बातें निकालेंगे जो शायद हमारी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बना सकें। बिल्कुल। ये किताब कियोसाकी के अपने निजी अनुभव पर आधारित है। वो बात करते हैं अपने दो पिताओं की। एक उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, पुअर डैड। बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। और दूसरी तरफ उनके दोस्त थे माइक, उनके पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। रिच डैड। वो शायद 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। कमाल है। तो ये जो फर्क है ना दोनों में, इसी से सोचना पड़ता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान या अच्छी डिग्री, क्या यही आर्थिक सफलता की गारंटी है? शायद नहीं है। यही इस किताब का सबसे बड़ा हुक है। कियोसाकी बताते हैं कि उनकी जो असल फाइनेंशियल ट्रेनिंग शुरू हुई, वो तब हुई जब वो सिर्फ 9 साल के थे। सिर्फ 9 साल के? हाँ, उन्होंने अपने पढ़े लिखे गरीब पिता से पूछा, बड़ी मासूमियत से, अमीर कैसे बनते हैं। अच्छा। अब उनके पिता के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा, बेटा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे दोस्त माइक के पिता बहुत सफल हैं, तुम ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते? और बस वहीं से कियोसाकी की वो यात्रा शुरू हुई, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे मशहूर पर्सनल फाइनेंस गुरुओं में से एक बना दिया। बिल्कुल। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है, रिच डैड पुअर डैड के उन खास सिद्धांतों को खंगालना, जिनसे ये समझ आ सके कि पैसे से सिर्फ जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाकर सही मायनों में दौलत कैसे बनाई जाए। तो शुरुआत करते हैं रिच डैड की पहली सीख से, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, मतलब जो हमारी आम मान्यताएं हैं उनको तोड़ने वाली है। हाँ, पहली सीख, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना, शायद गलत भी लगे। हाँ, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है बचपन से, स्कूल में, समाज में, कि पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, तनख्वाह लो। बिल्कुल। इसी से घर चलेगा, जिंदगी बेहतर होगी। और इसी सोच के तहत ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नौकरी से तनख्वाह आई, उसे घर का लोन, गाड़ी का लोन, हाँ, क्रेडिट कार्ड के बिल, हाँ वो सब चुकाए, फिर अगली तनख्वाह का इंतजार, और ये चक्कर ये पूरी जिंदगी चलता रहता है। कियोसाकी से बहुत सटीक नाम देते हैं, चूहा दौड़, मतलब रैट रेस। रैट रेस। हाँ, ये चूहा दौड़ का कॉन्सेप्ट सच में आंखें खोलने वाला है। हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में ये महसूस ही नहीं कर पाते कि हम इसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, एक अंतहीन भाग दौड़ है जिसमें आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं, बस बिल चुकाने के लिए कमाते रहते हैं। लेकिन रिच डैड का फलसफा इससे बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को अपने पीछे भगाओ। हाँ, पैसे को अपना गुलाम बनाओ, ना कि खुद उसके गुलाम बनो। मतलब तब भी जब वो सो रहे हों या छुट्टी मना रहे हों, वो पैसे को काम पर लगाते हैं। और ये कैसे होता है? यहीं पर रिच डैड की दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख सामने आती है, फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब वित्तीय साक्षरता। हाँ, इसकी अहमियत, ये वो चीज है जो स्कूलों में मतलब शायद ही सिखाई जाती है। सही बात है। कियोसाकी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें प्रोफेशनल बनना तो सिखाती है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अकाउंटेंट, हाँ, ये सब, लेकिन ये नहीं सिखाती कि कमाए हुए पैसे का करना क्या है, उसे मैनेज कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है। नतीजा ये होता है कि पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामलों में अक्सर मतलब गलत फैसले ले लेते हैं। तो इस फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे बुनियादी पार्ट क्या है? रिच डैड के मुताबिक 2 शब्द हैं जिनका मतलब और फर्क समझना जिंदगी बदल सकता है। हाँ,
एसेट और लायबिलिटी। एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन मतलब बहुत सीधा है इनका। बिल्कुल। रिच डैड की परिभाषा बहुत ही सरल और व्यवहारिक है। एसेट मतलब वो कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। सिंपल। पैसा डालती है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे किराए पर दे दिया, तो उससे किराया आ रहा है, आपकी जेब में पैसा आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी एक एसेट है। अच्छा। या मान लीजिए आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वो आपको डिविडेंड देती है, तो वो शेयर्स भी एसेट हैं। ठीक है। और लायबिलिटी? और लायबिलिटी इसका उल्टा है, वो कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। निकालती है। हाँ, जैसे आपने एक बड़ी महंगी गाड़ी खरीद ली लोन पर। अब हर महीने उसकी किश्त जारी है, उसका मेंटेनेंस है, पेट्रोल, बीमा, ये सब आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। तो जब तक आप उसे किसी तरह आमदनी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो गाड़ी एक लायबिलिटी है। या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर आप भारी ब्याज चुका रहे हैं, वो भी लायबिलिटी है। कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं ये सोचकर कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं, जैसे अपना घर। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन रिच डैड के नजरिए से अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं और उसकी मोटी लोन की किश्तें भर रहे हैं, तो वो असल में आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। ओह, लायबिलिटी? हाँ, क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। वो एसेट तब बनेगा या तो आप लोन चुका दें या उसे किराए पर उठाकर उससे आमदनी करने लगे। ये नजरिया वाकई चौंकाने वाला है। तो अमीर बनने का रास्ता क्या है फिर? रिच डैड की रणनीति क्या है? रणनीति सीधी है, लेकिन उसे करने में अनुशासन चाहिए। लगातार एसेट्स बनाते जाओ और लायबिलिटीज कम करते जाओ। अच्छा। अपना फोकस इस बात पर रखो कि आपके एसेट्स वाले कॉलम से जो आमदनी आ रही है वो बढ़ती रहे। जब आपके एसेट से होने वाली पैसिव इनकम, मतलब वो आमदनी जिसके लिए आपको लगातार काम नहीं करना पड़ रहा, वो आपके कुल खर्चों से ज्यादा हो जाए, अच्छा, तब आप सही मायनों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। तब आप चाहें तो नौकरी करें या ना करें, पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। ये हुई बात। तो एसेट्स बनाने पर फोकस करना है, लेकिन कैसे? क्या इसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी? यहीं पे रिच डैड की तीसरी सीख आती है, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, अपने काम पर ध्यान दो या अपने व्यवसाय पर। तो अपने काम से उनका मतलब नौकरी नहीं है? नहीं, कियोसाकी साफ कहते हैं कि आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। आपका बिजनेस वो है जो आपके एसेट कॉलम को भरता है। अच्छा। वो कहते हैं कि अपनी दिन की नौकरी जो डे जॉब है वो करते रहो, क्योंकि वो आपके बिल चुकाती है, घर चलाती है। हाँ, वो तो जरूरी है। लेकिन उस तनख्वाह से लायबिलिटीज खरीदने के बजाय उसे एसेट्स खरीदने में लगाओ, अपना बिजनेस बनाओ। तो इसका मतलब ये हुआ है कि नौकरी करते हुए ही साइड में कुछ ऐसा करना जिससे एसेट्स बने, जैसे निवेश करना या कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना। बिल्कुल। आपका बिजनेस आपकी नौकरी से अलग होना चाहिए। वो रियल एस्टेट हो सकता है, स्टॉक मार्केट में निवेश हो सकता है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताब या पेटेंट, या कोई साइड बिजनेस जिसे आप धीरे धीरे खड़ा कर रहे हो। ठीक है। पॉइंट ये है कि आपकी नौकरी आपको तनख्वाह देती है, लेकिन आपका बिजनेस आपको संपत्ति देता है, वेल्थ। इसका वो मैकडॉनल्ड्स वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प है। रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को इतनी बड़ी चेन बनाया, हाँ, वो अक्सर कहते थे कि लोग सोचते हैं मैं हैमबर्गर के बिजनेस में हूँ, लेकिन मेरा असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते थे मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट? हाँ, वो फ्रेंचाइजी तो बेचते ही थे, लेकिन उनका असली खेल था उन प्राइम लोकेशंस पर जमीनें खरीदना जहां मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट खुलने वाले थे। अच्छा। वो जमीनें समय के साथ इतनी मूल्यवान हो गईं कि वही उनकी असली दौलत बनी। हैमबर्गर तो बस उस रियल एस्टेट बिजनेस को चलाने का एक जरिया था। ये है माइंड योर ओन बिजनेस का क्लासिक उदाहरण। कमाल है, सोच का कितना बड़ा फर्क है। इसी से जुड़ी भी रिच डैड की चौथी सीख भी है, जो करियर बनाने के हमारे पारंपरिक नजरिए को चुनौती देती है। हाँ, वो है सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, लगता है, पर ये बात खासकर युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी पहली नौकरी या शुरुआती करियर में सिर्फ सैलरी पैकेज देखते हैं, कितना पैसा मिल रहा है। बिल्कुल। रिच डैड का कहना था कि शुरुआती सालों में पैसे से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना चाहिए।
ऐसी स्किल्स हासिल करने पर जोर देना चाहिए जो भविष्य में आपके एसेट्स बनाने में मदद करें। कियोसाकी एक किस्सा सुनाते हैं एक महिला पत्रकार का, बहुत पढ़ी लिखी प्रतिभाशाली। वो बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। लिखने की कला जबरदस्त थी, पर उनकी किताबें बिक नहीं रही थी। उन्होंने कियोसाकी से सलाह मांगी तो कियोसाकी ने उनसे कहा कि आपको सेल्स यानी बेचने की कला सीखनी चाहिए, कोई सेल्स ट्रेनिंग कोर्स कर लीजिए। सेल्स एक लेखक को? हाँ। ये सुनकर वो पत्रकार थोड़ी भड़क गई। हाँ। उन्होंने कहा, क्या मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है, आप मुझसे सेल्स पर्सन बनने को कह रहे हैं? ये मेरे लेवल का काम नहीं है। और वो बिना सेल सीखे चली गई। हाँ, कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी पड़ी है। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, आपको उसे दुनिया को बेचना भी आना चाहिए। सही बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, लोगों को समझने और मैनेज करने की स्किल्स, ये वो स्किल्स हैं जो आपको पैसे कमा कर देती हैं, चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो। तो सलाह यह है कि ऐसी नौकरियां या असाइनमेंट चुनें जहां आपको ये जरूरी स्किल सीखने का मौका मिले। बिल्कुल। भले ही वहां तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये स्किल्स आपकी सबसे बड़ी एसेट साबित होंगी। ये आपकी कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती हैं। ये तो हुई 4 मुख्य सीखें, लेकिन इन सबको अमल में लाना आसान नहीं है। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। यहीं पर रिच डैड की 5वीं और आखिरी अहम सीख आती है, बाधाओं को पार करो, ऑब्स्टिकल्स। हाँ, कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं होती, हमारी अपनी अंदरूनी बाधाएं भी हमें रोकती हैं। उन्होंने ऐसी 5 मुख्य मानसिक रुकावटों की पहचान की है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा है डर, फियर। हाँ, खास तौर पर पैसा खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये तो बहुत होता है। हाँ, ज्यादातर लोग निवेश करने से, अपना पैसा कहीं लगाने से इसीलिए डरते हैं कि कहीं डूब ना जाए। ये डर उन्हें सुरक्षित खेलने पर मजबूर करता है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रिच डैड का कहना था कि मैंने जितने भी अमीर लोगों को देखा है, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी पैसा न खोया हो, लेकिन फर्क ये है कि वो हार को, नुकसान को सीखने का एक मौका मानते हैं, उससे डरकर बैठ नहीं जाते। अच्छा। वो कहते हैं अगर आप पैसा खोने से डरते हैं तो आप कभी पैसा बना भी नहीं पाएंगे। डर को मैनेज करना सीखना होगा। दूसरी बाधा है संदेह या सिनिसिज्म, डाउट या सिनिसिज्म। हाँ, ये वो अंदर की आवाज है जो हमेशा नुक्स निकालती है, शक करती है, अरे ये सब मेरे लिए काम नहीं करेगा, अगर मार्केट क्रैश हो गया तो ये तो अमीर लोगों के चोंचले हैं। हाँ, ऐसी बातें। ये नकारात्मक सोच हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। इससे निपटने का तरीका है अपने संदेहों पर सवाल उठाना, जानकारी हासिल करना, छोटे कदमों से शुरुआत करना, दूसरों की सफलता से जलने या शक करने के बजाय उनसे सीखना कि उन्होंने कैसे किया। तीसरी बाधा है आलस, लेजीनेस। अब यहाँ आलस का मतलब सिर्फ सोफे पे पड़े रहना नहीं है। कियोसाकी एक अलग तरह के आलस की बात करते हैं, व्यस्त रहने का आलस। व्यस्त रहने का आलस, ये क्या है? मतलब लोग अक्सर खुद को छोटे मोटे कामों में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन जरूरी कामों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते जो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, जैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, निवेश के बारे में पढ़ना या अपने साइड बिजनेस पर काम करना। ओह, अच्छा, मतलब टाल मटोल करना। हाँ, एक तरह से। वो कहते हैं कि थोड़ी सी लालच अच्छी होती है। जब आप अपने लिए बेहतर जिंदगी की इच्छा रखते हैं तो वो आपको आलस से बाहर निकालकर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। अपना क्यों पहचानना जरूरी है। आप क्यों आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं, ये आलस को दूर भगा सकता है। चौथी बाधा है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। खासकर पैसे खर्च करने की आदतें। हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की थी, ज्यादातर लोग तनख्वाह आते ही पहले बिल चुकाते हैं, फिर शौक पूरे करते हैं। और अगर आखिर में कुछ बच गया तो सेविंग या निवेश का सोचते हैं। हाँ, यही होता है अक्सर। रिच डैड की आदत इसके ठीक उलट थी। उनका सिद्धांत था पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट मतलब जैसे ही आमदनी आए उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10% या 15%, सबसे पहले निकालकर निवेश के लिए अलग रख दो। सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले। फिर जो बचा उसी में अपने सारे खर्चे मैनेज करो। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये आपकी प्राथमिकता बदल देता है। निवेश पहले, खर्चे बाद में। ये तो बहुत पावरफुल है। और 5वीं और आखिरी बाधा? वो है अहंकार या घमंड, एरोगेंस या ईगो। ये रवैया कि मुझे सब पता है।
जब इंसान को लगता है कि उसे पैसे या निवेश के बारे में सब कुछ मालूम है तो वो सीखना बंद कर देता है। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, वो नई सलाह को नजरअंदाज करता है, अपनी गलतियों से सीखता नहीं और अक्सर बड़ी फाइनेंशियल भूलें कर बैठता है। कियोसाकी कहते हैं कि अज्ञानता और अहंकार का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। तो सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है। हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, खासकर पैसे के मामले में जो लगातार बदलता रहता है। नई जानकारी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये थी वो 5 बाधाएं, डर, संदेह, आलस, बुरी आदतें और अहंकार, जिन्हें पार किए बिना रिच डैड के सिद्धांतों पर चलना मुश्किल है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड से निकलने वाले मुख्य संदेश क्या हैं? पहला और सबसे क्रांतिकारी संदेश, सिर्फ पैसे के लिए काम करने की मानसिकता से बाहर निकलें, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना जरूरी है, खासकर एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना। तीसरा, अपनी नौकरी करते हुए भी अपना ध्यान अपने बिजनेस पर केंद्रित करें, मतलब एसेट्स बनाने वाली गतिविधियों पर। बिल्कुल। चौथा, नौकरी या काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना करें, बल्कि नई और मूल्यवान स्किल्स सीखने के लिए करें जो आपको लंबे समय में ज्यादा कमा कर देंगी। और पांचवा, अपनी अंदरूनी मानसिक बाधाओं को पहचानें, डर, संदेह, आलस, बुरी आदतें और अहंकार, और उन पर विजय प्राप्त करें। हाँ, यही वो बाधाएं हैं जो अक्सर लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। कियोसाकी का दावा है कि ये सिद्धांत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, हाँ, इन विचारों को अपनाकर अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकता है। बिल्कुल। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसकी शुरुआत सोच बदलने से होती है। बिल्कुल। ये किताब एक तरह से फाइनेंशियल माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है और ये बताती है कि दौलत सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, अच्छा, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही तरीके से मैनेज करने और उसे एसेट्स में बदलने से आती है। लगातार एसेट्स बनाना और लायबिलिटी से बचना ही लंबे समय में वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। तो हमने आज रॉबर्ट कियोसाकी की इस कालजयी किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ बेहद अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों को खंगाला। जी। ये निश्चित रूप से पैसे के प्रति हमारे नजरिए को चुनौती देते हैं। हाँ, और ये विचार आज के दौर में जहाँ आर्थिक अनिश्चितता ज्यादा है, शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। ये हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सीधे किताब से नहीं है, लेकिन आज के हालात में इस पर सोचना दिलचस्प होगा। आज के डिजिटल युग में जहां पारंपरिक संपत्ति के अलावा ऑनलाइन एसेट्स बनाने के अनगिनत तरीके आ गए हैं, जैसे अपना ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह। हाँ, बिल्कुल। रिच डैड का माइंड योर ओन बिजनेस का सिद्धांत और ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया है, और इस नए डिजिटल बिजनेस को बनाते वक्त कियोसाकी द्वारा बताई गई वो 5 बाधाएं किस नए रूप में सामने आ सकती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है और सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। ये दिखाता है कि रिच डैड के सिद्धांत कितने बुनियादी और टाइमलेस हैं। हाँ, जिन्हें आज के बदलते परिवेश में भी लागू किया जा सकता है। कियोसाकी के विचार दशकों बाद भी हमारी वित्तीय सोच को जगाने और उसे एक नई दिशा देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।